तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। पूरे साल आप लोगों ने मेहनत की है और उम्मीद है कि अब वो टाइम आ गया है कि तुम्हें सीधा एग्ज़ाम देने जाना है। अब मैक्सिमम 2 से 3 दिन बचे हुए हैं और इस टाइम पे थोड़ा सा बच्चों को डर लगने लगता है कि सर याद नहीं हमें कि ठीक से आता भी है या नहीं भी आता है। मेरा ये कहना है कि आप ज़्यादा मत सोचो, आराम से पढ़ाई करो। रिवीजन पे अब ज़्यादा फोकस करो, जो चीज़ें आप पढ़ चुके हो उनको रिवाइज करो। लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है जो यहाँ लिखी हुई है। बहुत सारे तो नहीं कराएंगे क्योंकि टाइम की तुम्हारे पास भी कमी है। तो 20 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो नीट के अंदर आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। मतलब आप ऐसा मान लो कि अगर सेम क्वेश्चन नहीं आया तो उस टॉपिक से तो आ ही सकता है। मैक्सिमम चांसेस हैं। मतलब मेरा सिंपल ये कहना है कि यहाँ जो मैं टॉपिक्स आपको कराऊंगा, यहाँ जो क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, उस क्वेश्चन का जो भी टॉपिक हो आप उसको मिस मत करिएगा। चाहे तो अभी पढ़ना पड़े आपको इन्हीं 2-3 दिन में, लेकिन मिस नहीं करना है। चलिए जरा जानते हैं बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए कि कौन कौन से वो क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये तो भाई मिस करने का कोई चांस है ही नहीं। देखिए यहां से करते हैं शुरुआत। अच्छा, बोला है कि ऑन डिकम्पोजिशन ऑफ 51 ग्राम अमोनिया गिव्स हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। देखो आपको पता होगा कि स्टोक्योमेट्री का है और ये ऐसे सवाल बहुत ज्यादा बनाए जाते हैं जहां ये पूछते हैं कि बताइए भैया अगर इसका मास इतना है तो दूसरे वाले का कितना होगा। सबसे पहले डिकम्पोजिशन की बात कर रहे हैं भैया। डिकम्पोजिशन 51 ग्राम, दैट इज अमोनिया की अगर रिएक्शन को आप लिखेंगे डिकम्पोज करके तो बनेगा N2 और यहाँ पे आएगा H2। सबसे जरूरी बात, रिएक्शन बैलेंस्ड होनी चाहिए। बैलेंस की बात करें तो यहाँ पे ट्वाइस और यहाँ पे थ्राइस आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 2-3 तरीके होते हैं सॉल्व करने के आप लोगों के, उसमें से एक तरीका मैं बता देता हूं। सिंपली आपसे दो चीजें होती हैं, एक पूछा होता है और एक गिवन होता है। मैक्सिमम टाइम तो यही होगा, एक चीज पूछी होगी और एक चीज गिवन होगी। ऐसे में आपको गिवन कौन है, ये अमोनिया, दैट इज मास इज इक्वल्स टू 51 ग्राम। पूछा है H2 के बारे में और वो मास ही पूछा है क्या, नहीं नहीं नहीं, मोल्स पूछा है। ऐसे में हमसे कहा जाता है जो भी दो चीजें हैं ना, जो गिवन है और जो पूछी है, इसमें सिंपल कीजिए, इसका मोल अपॉन कोफिशिएंट, खत्म आंसर। दोनों के मोल अपॉन कोफिशिएंट को इक्वल रख दीजिए, खत्म आंसर। अपने आप आंसर आ जाएगा करेक्ट। तो इसका मोल अपॉन कोफिशिएंट कितना, इसका मोल अपॉन कोफिशिएंट कितना, 3। अब आप बताइए मोल्स, मास गिवन है, क्या मोल से निकाला जा सकता है। भाई मास गिवन है, क्या मोल से निकाला जा सकता है, यस सर। कैसे निकलेगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास है 51, मोलर मास है 17 और ऑलरेडी नीचे कौन है, इज इक्वल्स टू, क्या इसका मास ही पूछा है, सॉरी मोल्स ही पूछे हैं, यस सर। तो यहां मोल्स का मोल्स रहने देंगे डिवाइडेड बाय 3। अब आप चेक करिए यहाँ पे, ये 17 से ये अप्रॉक्स 3 टाइम्स कट आउट हो रहा है, 3 3 जा 9। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 9/2 और यही है करेक्ट आंसर, बिल्कुल। अब आप खुद से चेक करो क्या ये टाइप तुम लोगों को आता है। अगर ये टाइप तुम लोगों को आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो एक बार इसको सीख लेना, एक बार इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। चलिए फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कंटिन्यू। अरे भाई, इंपेरिकल फॉर्मूला, ये तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि इंपेरिकल से क्वेश्चन बनना ही बनना है, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। आइए इसको सॉल्व करके एक बार देखते हैं। आपको फॉर्मेट भी पता चलेगा, क्या फॉर्मेट फॉलो करना होता है आपको जब सॉल्व करेंगे। देखिए आपको 3 चीजें बताई हैं, हाइड्रोजन है, कार्बन है और साथ में ऑक्सीजन है। तीनों को लिख लेते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन और साथ में ऑक्सीजन। सबसे पहला स्टेप होता है तीनों के मोल्स निकाल लीजिए। अगर तीनों के मोल्स को सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे, तो इसके लिए मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास कितना है भैया, परसेंटेज को मास मान सकते हैं, क्योंकि अगर 100 में 40% है तो बोल सकते हैं ना 40 ग्राम, 100 ग्राम में से 40 ग्राम है। तो सिमिलरली यहां पे इसी परसेंटेज को मानेंगे तो 4.58 गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो कितना निकल के आएगा, सेम 4.58। इसके लिए मोल्स निकालेंगे, गिवन मास कितना है 40.92 डिवाइडेड बाय मोलर मास 12, 12 से करोगे तो 12 या 3 पॉइंट, यहां पे आएगा 3.4 अप्रॉक्स मोल्स। यहां भी मोल्स आप निकालेंगे तो मिलेगा 54.50 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना रहेगा 16। अच्छा, इसके भी मोल्स जब आप सॉल्व करेंगे तो मेरे हिसाब से 3 टाइम्स में सेम ये भी कितना आएगा 3.4। सेकेंड स्टेप में हमसे कहा जाता है कि भैया आपके जो भी मोल्स आए हैं
उनको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय स्मॉलर मोल, जो भी सबसे छोटे वाले मोल्स हैं उनसे डिवाइड कीजिए। सबसे छोटे कौन है? 3.4। इसको अगर 3.4 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 3.4 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 3.4 से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास कितना आएगा? 1। यहां पे कितना आएगा? 1। यहां पे कितना आएगा? 1.33 अप्रॉक्स। अब आंसर तो यही है, लेकिन पॉइंट्स में नहीं छोड़ना है, तो अब क्या करें? अब ऐसे में आपको बोला जाता है कि किसी ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई कीजिए, किसी ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई कीजिए जिससे मल्टीप्लाई करके नॉर्मल एक होल नंबर बन जाए। तो मेरे हिसाब से मल्टीप्लाई बाय 3 से करेंगे तो बताइए कितना बनेगा? 4। ये कितना बनेगा? सेम 3। ये कितना बनेगा? सेम 3। यही आंसर। बताइए कार्बन कितने हैं? 3। हाइड्रोजन कितने हैं? 4। और ऑक्सीजन कितने हैं? 3। ये है आपका, एक सेकेंड, ये है आपका करेक्ट आंसर। ये करना था आपको। ये दोनों क्वेश्चंस आपको कराए, इसमें एक बार आराम से आपको अगर कहीं पे भी दिक्कत हो तो बेटा इसको पढ़ लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी ये दोनों चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आपसे क्या पूछा हुआ है, ये लीजिए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से आ गया। ये क्वांटम नंबर्स में एनर्जी का रोल बहुत ज्यादा रहता है। शायद आप लोगों को, शायद नहीं, मेरे हिसाब से तो 100% आप लोगों को ये आता होगा टाइप कैसे करते हैं। इस टाइप में आपसे बोला है सिंपल इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोला जाता है जितना ज्यादा n+l रहेगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी रहेगी। अब आप आराम से चेक करके बताइए, इसका n+l कितना आ रहा है टोटल? 5। इसका n+l कितना आ रहा है टोटल? 4। यहां पे n+l कितना आ रहा है? 5। और यहां पे n+l कितना आ रहा है? 4। अब ऐसे में तो सर दो ऑप्शन आ गए, फर्स्ट भी आया और थर्ड भी। तो यहां पे कहा जाता है इफ, अगर ऐसा हो कि n+l वैल्यू इज सेम, अगर n+l की वैल्यू सेम है तो यहां पे हम प्रायोरिटी देंगे n को, दैट इज जितना ज्यादा n उतनी ज्यादा एनर्जी। लेकिन याद रखना इसको तभी प्रायोरिटी देनी है जब n+l सेम वैल्यू का हो। अब बताइए फर्स्ट में और थर्ड में n की वैल्यू सबसे बड़ी कहां है? दैट इज फर्स्ट ऑप्शन में। अच्छा ऑर्डर लगाना है तो सबसे अच्छा कौन हुआ? फर्स्ट, उसके बाद थर्ड। तो ऑप्शंस देखें तो सबसे अच्छा 1, उसके बाद थर्ड। मुझे तो एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बाकी ऑप्शन ही नहीं है। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे बोला है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर बताइए। भैया आयनाइजेशन एंथैल्पी तुम लोगों ने बहुत प्यार से सीखा होगा, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। जनरली कहा जाता है कि जब आप अलोंग द पीरियड जा रहे हो तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है, बट कुछ चीजों को स्विच कर दिया जाता है। जैसे कॉन्फ़िगरेशन इसके लिए देखेंगे तो आएगा 2p2, यहां पे कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2p3, यहां पे कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2p4 और यहां पे आएगा 2p5। हमसे कहा जाता कि अगर कोई हाफ फिल्ड या फुल्ली फिल्ड है तो उसको जस्ट नेक्स्ट वाले से चेंज कर दीजिए। तो करेक्ट आएगा कार्बन, फिर चेंज हुआ ना तो ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन और फिर फ्लोरीन। बताइए करेक्ट आंसर कौन से वाला है? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, थर्ड ऑप्शन। ये रहा एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूछा है बॉन्ड स्ट्रेंथ। बेटा इसको आप बहुत आराम से चेक करना क्योंकि ये केमिकल बॉन्डिंग का टॉप मोस्ट ट्रेंडिंग वाला सवाल है। यहां पे सबसे पहले पूछते हैं बॉन्ड ऑर्डर, और ये सच है कि जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा रहेगी बॉन्ड की स्ट्रेंथ। अब बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो बताइए यहां पे कितना आता है? 16 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 2, ये 17 हो गए तो 1.5, ये 15 हो गए तो 2.5 और यहां पे 18 है तो, अब जितनी ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो मेरे हिसाब से कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले तो ये थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है और ये थर्मोकेमिस्ट्री का सवाल है। तो यहां देखिए सबसे पहले आप बताइए किस रिएक्शन की बात आपसे पूछी है, किस रिएक्शन के बारे में पूछा है? हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, दैट इज यहां पक्की बात है कि C6H10 होगा, जिसका हाइड्रोजनेशन कराना है। एक सेकेंड रुकिएगा, साइक्लोहेक्सीन का हाइड्रोजनेशन कराना है, इसका मतलब हो गया आपके पास में द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ H2 साइक्लोहेक्सीन एंड साइक्लोहेक्सेन। अच्छा साइक्लिक है, मैं तभी सोचूं कि ये तो फॉर्मूला होता है ना एल्केन्स का CnH2n+2, उसको फॉलो ही नहीं कर रहा था। चलिए साइक्लोहेक्सीन में अगर H2 को एडिशन करेंगे तो बनेगा साइक्लोहेक्सेन। इस रिएक्शन के लिए पूछा है। बेटा आपको वैल्यू किस चीज की गिवन है?
वैल्यू गिवन है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। हमारा कंबशन का फॉर्मूला होता है रिएक्टेंट माइनस, सिंपल। जब भी जिसका भी डेटा गिवन है वो फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूला रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। बताइए ये रिएक्टेंट की वैल्यू कितनी गिवन है, हेक्सीन की वैल्यू कितनी गिवन है, और H2 की कितनी गिवन है, ये दोनों है। तो H2 के लिए है -241, सिमिलरली साइक्लोहेक्सीन के लिए -3800, ये हो गया रिएक्टेंट माइनस। अब बताइए प्रोडक्ट कितना, प्रोडक्ट में हेक्सेन है जिसकी वैल्यू कितनी गिवन है -3920। बेटा माइनस माइनस कितना हो गया प्लस। आपको अलग ही दिख रहा होगा कि माइनस वाली टर्म्स ज्यादा बड़ी हैं, और माइनस में शायद 100 से 150 के बीच में बच रहा है, जो माइनस में बचेगा, तो करेक्ट आंसर आएगा फर्स्ट ऑप्शन। यहां चेक करें नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो इस बार भाई ये तो इक्विलिब्रियम के ट्रेंडिंग सवाल हैं, और यहां तो ये कंफ्यूजन हो जाता है किस क्वेश्चन को छोड़ा जाए और किसको नहीं। तो इन क्वेश्चंस को तो मिस नहीं करना है बच्चों। आइए, आपको बोला इनिशियली, हाँ जी, इनिशियली ही आपको बोल दिया गया है कि मोल्स कितने हैं 4, यहां कितना 0, यहां भी कितना 0। फाइनली में बात करें तो ये कितना बनेगा 4 - x, ये भी कितना बनेगा x, ये भी कितना बनेगा x। बोला गया है कि एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे कितना बचा हुआ है Cl2 0.8। तो आसान शब्दों में कहा जा सकता है कि यही है आपका कितना 0.8। ये मोल्स की बात कर रहे हैं, तो आप जब इसको x की वैल्यू को पुट करोगे तो कितना बचेगा 3.2, ये कितना 0.8, ये भी कितना 0.8। बट याद रखिए ये मोल्स, अगर आपसे कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। बताओ वॉल्यूम कितना गिवन है 2 लीटर, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 1.6 आएगा, यहां पे 0.4 आएगा, यहां पे 0.4 आएगा। इस हिसाब से अब आपसे k की वैल्यू पूछी है, और k का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, दैट इज 0.4 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 1.6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4 4 जा 16, दैट इज 0.16, ये है 1.6, तो मेरे हिसाब से 10 की पावर -1, 10 की पावर -1, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इक्विलिब्रियम से है। बेटा कभी भी अगर आपको सॉलिड गिवन है ना, रिएक्टेंट में सॉलिड गिवन है, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट को आप P मान सकते हो। मतलब अमोनिया का प्रेशर P तो है 2, तो कितना बनेगा 2, यहां पे कितना बनेगा P। और आपको बोला गया है कि Kp की वैल्यू ये है, तो बताइए अगर इसके लिए Kp का एक्सप्रेशन बनाएंगे तो क्या बनेगा 2P का स्क्वायर और P, अरे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता ना। अच्छा, इस Kp की वैल्यू को पुट करेंगे 108 इंटू 10 की पावर -6 इज इक्वल टू 4p³। 4 से कट आउट करेंगे तो अप्रॉक्स 27 आएगा 10 की पावर -6, और बेटा p³ है, इधर भेजोगे तो 3 का क्यूब है, और ये आपका 10 की पावर -2 का, ये आ रहा है p। मतलब p इज इक्वल टू 0.03, लेकिन ये करेक्ट आंसर नहीं है। इसको फोर्थ को टिक मत कर देना, करेक्ट आंसर नहीं है। आपसे p पूछा, ये p आया, लेकिन आपसे पूछा क्या है बताओ टोटल प्रेशर कितना है 2p और p, तो टोटल प्रेशर आपसे यहां पे पूछा है टोटल प्रेशर, तो वो वह 3p। अब 3 इंटू p करेंगे तो कितना आएगा 0.03, दैट इज आंसर आ रहा है 0.09, 0.09 करेक्ट आंसर थर्ड ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट के बारे में देखें तो अरे भाई ये तो बड़ा प्यारा सा सवाल है। ओलियम की बात करें तो होता है H2S2O7। बेटा ये तो रटा हुआ होता है, और सुनो इस चैप्टर रिडॉक्स चैप्टर से ऑक्सीडेशन स्टेट्स को मिस मत करना, जितने कंपाउंड्स है सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट कर लेना, तो आपको पता भी होगा कि इसका आंसर कितना आता है +6। अच्छा नेक्स्ट पे देखें तो यहां सिंपल पूछा है कि कौन एसिडिक होगा कौन बेसिक होगा, है ना। एसिडिक बेसिक की बात करें तो H2O कैसा होता है न्यूट्रल, दैट इज A के लिए 4 आएगा, A के लिए 4 चेक करें, या तो ये होगा या तो ये होगा। अच्छा B के लिए बताइए, ये B के लिए बेसिक 1, दोनों में ही 1 है। C के लिए ZNO कैसा होता है एम्फोटेरिक, तो C का आएगा 2, C का आएगा 2, दैट इज करेक्ट आंसर कौन होगा थर्ड। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल पूछा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। बेटा स्टेबिलिटी जीओसी से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्टेबिलिटी का हाइपर कॉन्जुकेशन से देखना है, इसके पास कितने हैं 4 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पे 2 2 4 और 3 7 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पे 1 और इसके 2 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहां पे सिर्फ और सिर्फ 1 अल्फा हाइड्रोजन है। और जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा
स्टेबिलिटी। अरे वो जो तुम बोलते हो ना 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल, देन उससे कम 2, उससे कम 1 डिग्री, अल्फा हाइड्रोजन से तो होते हैं। चलिए भाई, ये तो ऑर्गेनिक में ऐसे ट्रेंडिंग सवाल मिलते हैं बहुत सारे। आपको बोला सिंपल डबल से सिंगल पे जाइए, बताइए डबल से सिंगल पे पहुंचाने के लिए कौन काम आता है? ये दैट इज ए के लिए आर। ए के लिए आर चेक लो भाई, आगे सॉल्व भी नहीं करना। ए के लिए आर का एक ही ऑप्शन था, बट फिर भी आप चेक करोगे तो आपको दिखेगा यहां क्या कराया गया है, सिंपल सीएल की जगह एच। इसके लिए कौन काम आता है आपके पास में? सिंपल सीएल की जगह एच कौन काम आता है? जिंक डाइल्यूट HCl। यहां पे करना है डबल, बेटा डबल का मतलब वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन कौन होता है? सोडियम ट्राइऑक्साइड। हो जाएगा आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, तो ये रहा। अच्छा ये सॉल्यूशन चैप्टर से है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान से देखिएगा। देखें आपको बोला गया आइडियल सॉल्यूशन है ये, रेशियो गिवन है बी इन ए, दैट इज ये है मोल्स ऑफ बी और ये है मोल्स ऑफ ए। अच्छा टोटल प्रेशर किसके बराबर होता है? पीए प्लस पीबी। एक सिंपल सी बात बताई है कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, दैट इज प्रेशर ऑफ बी टोटल कितना होगा? 0। तो बताइए पी टोटल इज इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। पी टोटल कितना गिवन है? 250। पी नॉट ए वो नहीं पता। एक्स ए की बात करें तो एक्स ए कितना था? मोल्स ऑफ ए 5, टोटल कितना है? 7, तो कितना बनेगा? 5/7। तो बताइए पी नॉट ए कितना आ रहा है? अब 5 को इससे कट आउट करेंगे तो 50 आएगा, और पी नॉट ए की वैल्यू आ रही है 350। लेकिन पी नॉट ए पूछा है क्या? नहीं, हमसे पूछा टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर अगर ये रेशियो बन जाए तो ये भी वही है मोल्स ऑफ बी और ये है मोल्स ऑफ ए। अगेन सेम चीज है पी ए प्लस पीबी। बताइए पीबी कितना होगा? 0, क्योंकि वो कैसा था? नॉन वॉलेटाइल। पी टोटल पूछा है, इसको लिखेंगे पी नॉट ए एक्स ए। बताइए पी नॉट ए कितना आया था? 350 मल्टीप्लाई बाय एक्स ए। एक्स ए की बात करें तो इस बार कितना है? 4/7। 7 से कट आउट करोगे तो कितना बनेगा? ये 5 से 50, 50 को 4 से करोगे तो आंसर कितना आएगा? 200। करेक्ट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको, अरे भाई ये तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है और फेराडेज फर्स्ट लॉ है, पता है ना फेराडे फर्स्ट लॉ कितना इंपॉर्टेंट है? आइए जरा चलिए दोनों के लिए देख लेते हैं। पूछता है W इज इक्वल्स टू क्यू इंटू एम अपॉन एन इंटू 96500, दैट इज इसको F भी लिख सकते हैं फेराडे। अच्छा ये लेके चलते हैं हम स्पेशली कॉपर के लिए। तो W पूछा है, चार्ज की बात करें तो इतना मोल इलेक्ट्रॉन, बेटा यही तो फेराडे है। एक एक फेराडे क्या होता है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन ही किसको बोलते हैं? 1 फेराडे। तो अभी कितना है हमारे पास? 0.2 फेराडे इंटू मोलर मास कॉपर का 63.5 बाय एन की बात करिए +2 था, +2 से 0 में जाएगा कितना आएगा? 2, और एफ का एफ। आप यहां पे कैंसिल आउट करोगे तो एफ से एफ कैंसिल आउट होगा, ये कितना बचेगा? 10। तो मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी जो W की वैल्यू आ रही है वो 6.35 ग्राम आ रहा। 6.35 की बात करें तो भाई दो ऑप्शन हैं, या तो फर्स्ट या तो थर्ड। चलिए इसको भी सॉल्व करें, अगर फॉर जिंक के लिए सॉल्व करोगे तो आएगा W इज इक्वल्स टू क्यू इंटू एम अपॉन एन इंटू एफ। क्यू कितना है? सेम 0.2 फेराडे, एम 65, ये कितना है? 2, और ये कितना है आपके पास? एफ। अगेन चेक करोगे तो एफ से एफ कैंसिल आउट, यहां कटेगा 10, 10 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपके पास? 6.5। जरा इसके हिसाब से चेक कीजिए, करेक्ट आंसर आ रहा होगा। नेक्स्ट पे चले तो आपके पास यहां सिंपल सी चीजें पूछी हैं कि ओके भाई ये तो बड़ा प्यारा सवाल है। चलिए रेट ऑफ, अगर रेट की बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर का क्या रहता है? ए। सेकंड ऑर्डर के लिए क्या आता है? के ए का स्क्वायर। और थर्ड ऑर्डर के लिए रेट 1 मतलब R1, सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर के लिए के ए की पावर 3। और आपको मेंशन कर दिया कि ग्रेटर देन 1 है, कॉन्सेंट्रेशन 1 से ज्यादा है, तो एज्यूम कर लें, लेट अपनी तरफ से एज्यूम कर लें 2 है। यहां रखोगे तो कितना आएगा? 2K। ये 2 का स्क्वायर होगा तो 4K, ये 2 का क्यूब होगा तो 8K। बेटा अलग ही दिखाई दे रहा है, सबसे ज्यादा है R3, फिर R2, फिर R1। तो करेक्ट आंसर होगा आपका थर्ड ऑप्शन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए, अरे भाई ये तो शायद तुम लोगों को अच्छे से आता होगा बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर कोई कम बल्कि बेस होता है तो वहां पे जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है
सेटजेफ के हिसाब से। सेटजेफ मतलब मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, और बल्कि बेस होता है तो प्रोडक्ट बनता है हॉफमैन के हिसाब से। हॉफमैन मतलब लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। चलिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां आपसे पूछा मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। बेटा हीटिंग देने का मतलब ही है कि आपको कराना है एलिमिनेशन। अच्छा, रिंग का एक्सपेंशन भी होगा। कैसे होगा देखिए जरा। यहां पे 4 कार्बन की रिंग है आपके पास में। इस कार्बन पे लगा है एक CH3, एक और CH3, और यहां पे दिया हुआ है Br। सबसे पहले स्टेप में एलिमिनेशन का मतलब है Br को हटाएंगे। Br हटेगा तो बताइए क्या बनेगा। कार्बन CH3, यहां भी CH3, और इस पे पॉजिटिव। इसका ब्रेकडाउन करेंगे आप, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे क्योंकि रिंग का एक्सपेंशन होगा, और रिंग का एक्सपेंशन यहां आएगा माइनस, यहां आएगा प्लस। अब इनको आपस में ऐड कर दीजिए। इनको आपस में ऐड करोगे तो शायद कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बचेगा तुम्हारे पास में। कार्बन, यहां भी CH3 और यहां भी CH3, इन्हीं को तो ऐड किया। चेक करो, इसको तोड़ा, इसको जोड़ा, ओवरऑल काउंट करोगे तो 5 कार्बन की रिंग है। 5 कार्बन का मतलब साइक्लोपेंटेन। इसके ऊपर 2 CH3 लगे हुए हैं, एक यहां पे है और एक आपका यहां पे है, और याद होगा तो ये वाला पॉजिटिव बचा हुआ है। अब इसी पॉजिटिव के और इसी पॉजिटिव की बात करें तो ये पॉजिटिव करेगा मिथाइल शिफ्ट। कौन से वाला? मिथाइल शिफ्ट। शिफ्टिंग करेगा तो आपके पास में आ जाएगा ये यहां CH3, और ये यहां CH3, पॉजिटिव यहां आ गया। एलिमिनेशन करना है तो एक H यहां से जाएगा, और मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ही हमेशा बनती है, तो आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा दिस। चेक कीजिए कहां है भाई। मुझे तो अपना थर्ड ऑप्शन क्लियर दिखाई दे रहा है। आइए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बहुत सारी चीजें बोली हैं, जैसे CN का बोला तो NaI रिमूव होगा तो यहां पे CN आ जाएगा, तो बचेगा C2H5 के साथ में CN। पार्शियल हाइड्रोलिसिस। कंप्लीट बोला होता तो COOH, पार्शियल बोला है तो इस C2H5 के साथ में आएगा CONH2। इसका आपने यहां कराया तो शायद तुम्हें याद आ रहा होगा, ये हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, जो क्या करता है, सिंपल CO को हटा देगा। बस सिंपल CO को हटाएगा तो बनेगा C2H5 के साथ में NH2। चेक कीजिए करेक्ट आंसर कौन है। इथाइल के साथ में NH2, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। 19th क्वेश्चन को देखें तो बेटा कोऑर्डिनेशन चैप्टर को गलती से भी मिस मत कर देना। कोऑर्डिनेशन मिस नहीं करना है बिल्कुल भी। कम से कम 3 से 4 सवाल मिल सकते हैं, 3 से 4 सवाल। तो कोऑर्डिनेशन चैप्टर को तो बिल्कुल मिस नहीं करना है। अच्छा, यहां यही सवाल बनते हैं आपके, हाइब्रिडाइजेशन, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, सीक्वेंस सेम ही होता है। आउटर का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 बननी चाहिए। अगर यहां चेक करोगे तो आपके पास आ रहा है Fe3 पॉजिटिव। Fe3 का मतलब है कॉन्फ़िगरेशन में D के साथ में बचेगा, जैसे 4s2 3d6, D के साथ बचेगा 5। अब इस 5 की बात करें और आप फिलिंग करेंगे, CN स्ट्रॉन्ग है तो 1 2 3 4 5। क्या D के अंदर 2D, क्या डब इसमें 2D में क्या 2 डब्बे खाली हैं? यस। अगर खाली हैं तो आंसर आएगा D2sp3, पर हमें तो sp3d2 चाहिए। सिमिलरली यहां पे भी आप चेक करोगे तो ये बनेगा Fe2 पॉजिटिव, का मतलब है ये आपके पास में बनेगा D6। D6 की बात करो तो अगेन आपके पास में चेक कीजिए, स्ट्रॉन्ग है तो D2sp3। यहां चेक करेंगे तो Fe के केस में कितना बचेगा? D5। D5 की बात करें, इस बार वीक फील्ड लिगेंड है भैया। वीक का मतलब पेयरिंग ही नहीं होगी। क्या D में 2 डब्बे खाली हैं? नहीं है। नहीं है तो आंसर क्या आएगा? sp3d2, और यही है आपका करेक्ट आंसर, दैट इज थर्ड ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और बच्चों देखिए जरा लास्ट क्वेश्चन क्या है। ये रहा। ऐसे क्वेश्चंस भी मिलते हैं जिसमें स्टेबिलिटी पूछा जाता है। याद रखिए, स्टेबिलिटी का मतलब चिलेट की बात कर रहे हैं। अरे चिलेट लिगेंड्स पढ़े होंगे, हाँ, चिलेट लिगेंड्स की। और उसमें कहा जाता है जितने ज्यादा नंबर ऑफ चिलेट लिगेंड्स होते हैं, मतलब चिलेट किसको बोलते हैं? बाइडेंटेट, ट्राई, मोनो के अलावा बाय, ड्राई, टेट्रा, हेक्सा, इन सबको। सबसे ज्यादा चिलेट मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। आई होप कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस वो थे जो कि कोशिश ये की गई थी कि बहुत ज्यादा रिलेवेंट रहे, और ये टारगेट रहे कि इन्हीं क्वेश्चंस से आपका, इन्हीं टॉपिक्स से आपका नीट के पेपर जो 2 से 3 दिन बाद है उसमें क्वेश्चन आ जाए। आई होप कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए बच्चों। ऑल द बेस्ट, बहुत बढ़िया से मेहनत करना।
और डरने की जरूरत नहीं है। देखो डर सबको लग रहा है, डर तुम तो एग्जाम दे रहे हो, डर हमें भी लग रहा है कि पता नहीं वो 2 से 5 बजे तक का टाइम कैसा रहेगा कैसा नहीं, बट इस डर को साइड करके सिर्फ अपने रिवीजन पे फोकस कीजिए, बाकी सब ठीक रहेगा, है ना। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम। आई विश कि आप सबका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। ओके।